गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 में आज हम आसियान को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूरोपीय यूनियन के बारे में देखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आसियान को इंग्लिश में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहा जाता है। आसियान इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसे भी हमें याद रखना चाहिए, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ। इस वजह से इन देशों को इसका आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकाना पड़ा। युद्ध समाप्ति के बाद जब ये देश आज़ाद हुए तो इन्हें राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप भारत का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारत जब अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हुआ 1947 में, तो भारत में भी यही हालात थे। भारत के सामने भी राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन एवं गरीबी जैसी चुनौतियां थी, जिन्हें बाद के वर्षों में भारत ने भी क्रमबद्ध तरीके से इन चीज़ों में सुधार किया और हम भी आज के समय में विकास के रास्ते पे अग्रसर है। ठीक इसी प्रकार से आसियान कंट्रीज़ भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक यूरोपीय और जापानी देशों का उपनिवेश बना हुआ था। उन्हें भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ादी मिली और इसके बाद इनके सामने निम्न चुनौतियां थी, जिसमें राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी जैसी चुनौती थी। शीत युद्ध के समय में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने का दबाव भी उत्पन्न हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का आरंभ हुआ, तो उस समय दो महाशक्ति गुट का निर्माण हुआ। तो बहुत सारे नवस्वतंत्र देश थे जिनके सामने ऑप्शन था कि वो किसी एक गुट को चुन लें, लेकिन उनके सामने हमेशा एक डर रहता था, क्योंकि वो नवस्वतंत्र देश थे, अभी वो उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए थे। तो उनके अंदर किसी गुट के साथ जाने को लेकर संशय की स्थिति होती थी कि कहीं हम फिर से किसी महाशक्ति का गुलाम न बन जाए। तो इन विकल्पों को छोड़ते हुए एक इनके सामने और एक विकल्प था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। लेकिन अगर देखा जाए तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक कम और राजनीतिक ज़्यादा थी। तो इन देशों के मुख्य समस्याओं का समाधान के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन फिट नहीं बैठता था और नाकाम सी थी। तो इन्हीं वजहों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने मिलकर के आसियान की स्थापना की और वर्तमान समय में यह संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक ताकत की वजह से सत्ता के एक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुकी है। और विश्व की महाशक्तियाँ आज वर्तमान समय में आसियान देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहती है और अपना संबंध बेहतर बना करके रखना चाहती हैं। तो इस वीडियो में हम आसियान के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल से देखेंगे कि आसियान की स्थापना किस प्रकार से होती है और आसियान का स्ट्रक्चर कैसा है, इन चीज़ों को देखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, जब आप वर्ल्ड मैप पे लोकेट करेंगे तो आसियान के देश आपको इस प्रकार से दिख जाएंगे। तथा मैंने एरो लगा करके इन जो इनके 5 जो प्रथम जो स्थापना करने वाले देश थे उनके सामने मैंने एरो लगा दिया। और ये नाम याद होना चाहिए आपको, कम से कम 10 देश का नाम याद होना चाहिए जो इनके सदस्य देश है। और अब साथ ही साथ मैप पे भी इन देशों की स्थिति क्या है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार मैप भी फिल करने के लिए आता है 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आसियान की स्थापना किस प्रकार से हुई थी। 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देश ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बैंकॉक घोषणा पत्र का संबंध किससे है और साथ ही साथ आसियान की स्थापना किस घोषणा के साथ में हुई थी, किस डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर के साथ में हुई थी। तो आप बैंकॉक घोषणा पत्र को याद रखेंगे, जिसके तहत 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। और ये दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों के द्वारा किया गया था। पहला इंडोनेशिया है, दूसरा मलेशिया है, तीसरा फिलीपींस है, चौथा सिंगापुर है और 5वां थाईलैंड है इस कड़ी में। और बाद के वर्षों में इसमें अलग अलग समय पे और 5 देश इसमें जुड़े, जिसमें 1984 में ब्रुनेई जुड़ता है, 1995 में वियतनाम जुड़ता है और
7 में लाओस जुड़ता है, फिर म्यांमार जुड़ता है और कंबोडिया जुड़ता है। तो इस प्रकार से इसकी जो संख्या है कुल मिलाकर के 10 हो चुकी है आज के समय में। अब हम देखते हैं आसियान देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसी भी संगठन के बनाने के पीछे कुछ उनका अपना उद्देश्य होता है, मकसद होता है। जैसे कि हम यूरोपीय यूनियन के बारे में भी हमने देखा कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक यूरोप के देश आपस में संघर्ष करा, विश्व के अलग अलग स्थान पे उनका तनावपूर्ण संबंध रहा विश्व के अलग अलग देशों से। इन सारी चीज़ों को छोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से साझा इकट्ठा आकर के उन्होंने अपने विकास की राह को अग्रसर किया। ठीक उसी प्रकार से आसियान का भी कुछ अपना उद्देश्य है जिस चीज़ को लेकर के ये संगठन बनाया गया था। तो हम बारी बारी से आसियान के उद्देश्यों के बारे में समझते हैं और ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके बारे में यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज़ी करना और इसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना है। अगर देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन और आसियान में मुख्य अंतर यही है कि आसियान का जो फोकस है वो मुख्य रूप से आर्थिक विकास का फोकस था और राजनीतिक कम था ये। लेकिन यूरोपीय यूनियन एक तरीके से बराबर हिस्सों में अगर देखा जाए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर एक तौर पे उनका जो एक अगर देखा जाए तो फेडरल स्ट्रक्चर की तरह वो कार्य करते हैं। तो आसियान इससे थोड़ा विपरीत था। इनका जो प्राथमिक जो लक्ष्य था वो आर्थिक विकास था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना देशों के मध्य में, जो इनके 10 देश हैं इनके मध्य में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना भी इनका लक्ष्य है। राजनीतिक सहयोग के माध्यम से सदस्य देशों के हितों की रक्षा करना और बाहरी प्रभाव से बच करके स्वतंत्र पहचान को स्थापित करना। जैसे कि हमने देखा कि शीत युद्ध के समय में इनके पास में 2 गुटों में से किसी एक गुट में जाने का दबाव था। चाहे वो रसिया गुट में जा सकते थे, चाहे वो यूएसए के साथ में जा सकते थे। तो इस तरीके से अपने आप का एक स्वतंत्र पहचान बनाकर रखना भी इनका मुख्य उद्देश्य था संगठन के पीछे। आइए अब हम देखते हैं जो आसियान है। आसियान एक टर्म यूज़ किया जाता है वैश्विक राजनीति में आसियान वे के नाम से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि आसियान वे हम किसे कहते हैं। आसियान देशों के मध्य मतभेद या समस्या को बातचीत, आपसी सम्मान और सहमति से सुलझाने के तरीके को आसियान वे के नाम से जाना गया वैश्विक स्तर पर। इन देशों के मध्य अधिकतर फैसले सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाता है। आसियान वे ने ही इस संगठन को इतने अलग अलग देशों, धर्म, संस्कृति और शासन प्रणाली के बावजूद एकता और शांति से चलने में मदद की है। क्योंकि ये 10 देश हैं, इसमें इन सभी देशों में अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं। वहाँ की उनकी संस्कृति अलग है, वहाँ की शासन प्रणाली अलग है। फिर भी ये सभी देश इस संगठन में किसी भी फैसले को सर्वसम्मति से लेते हैं और वर्तमान समय में इन्होंने विकास का एक मिसाल पेश किया है वैश्विक स्तर पे। इस वजह से इनके कार्य करने की पद्धति को, इनके द्वारा लिए जाने वाले डिसीजन की पद्धति को आसियान वे के नाम से जाना जाता है वैश्विक राजनीति में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसियान समुदाय का 3 स्तंभ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके 3 स्तंभ के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आसियान के स्तंभों को हम समझते हैं। आसियान ने अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक आर्थिक समुदाय नामक 3 स्तंभ के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाया, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ के संरचना से मिलता जुलता है। हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से यूरोपीय संघ के अंदर भी अलग अलग आयोग है जो अलग अलग कार्यों को करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कमोबेश आसियान भी अपने 3 स्तंभ का निर्माण करता है 2003 में, और उसका अपना अलग अलग उद्देश्य और लक्ष्य होता है। अब हम बात करते हैं इन 3 स्तंभों को बारी बारी से जानेंगे। तो इसमें पहला आसियान सुरक्षा समुदाय है।
तो इनका क्या उद्देश्य और क्या काम है। सदस्य देशों के मध्य शांति, स्थिरता और विश्वास बनाए रखना, आतंकवाद, साइबर अपराध और समुद्री सुरक्षा जैसे खतरों से मिलकर के निपटना, किसी अन्य देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। 10 देश हैं, कोई एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति, यानी कि इन देशों के मध्य में अगर कोई क्षेत्रीय विवाद होता है, जैसे कि कई देशों के मध्य में वहाँ पे सीमा विवाद चल रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर के वो आपस में बैठ कर के आपसी विचार के तहत वो फैसला लेंगे, लेकिन इन चीज़ों को सैनिक टकराव तक नहीं ले जाएंगे। इन चीज़ों को लेकर के इनके अंदर में सहमति है, इन देशों के अंदर में सहमति है। दूसरा जो इसका स्तंभ है वो है आसियान आर्थिक समुदाय। दक्षिण पूर्वी एशिया को एक एकीकृत बाजार और उत्पादन क्षेत्र के रूप में विकसित करना है और वस्तुओं और सेवाओं, निवेश, पूंजी और श्रम का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करना है। इन देशों के मध्य में व्यापार बाधाएं कम करना है और साझा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत विकास पर जोर देना है, जिससे कि अपने विकास के लक्ष्य को इन सभी देशों के द्वारा प्राप्त किया जा सके और सभी देश सर्वांगीण रूप से अपना विकास कर सकें। इसका जो तीसरा स्थान है वो आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग बढ़ाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता रहा है। आपदा प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन पर काम करना, आसियान आइडेंटिटी पे काम करना, यानी साझा संस्कृति विकसित करना इन देशों की, कि आसियान की एक आइडेंटिटी हो अपनी। युवाओं और नागरिकों को क्षेत्रीय विकास से जोड़ना है। समाज और संस्कृति के स्तर पर लोगों के बीच में नज़दीकी को और भी बढ़ाना है। जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि सांस्कृतिक स्तर पे अत्यधिक विविधता है वहाँ पे, तो सभी संस्कृति को, सभी समाज को आपस में जोड़ना, एकीकृत रूप से रहना, नागरिकों और युवाओं को क्षेत्रीय विकास से जोड़ना आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का मुख्य उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो आसियान के देश है इनका जो ग्रोथ रेट है, इन चीज़ों की वजह से विदेश नीति, आर्थिक विकास और आंतरिक रक्षा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो आसियान है इनके द्वारा जो है एक आसियान रीजनल फोरम का स्थापना किया गया। अब हम आसियान रीजनल फोरम के बारे में जानते हैं। इसके ऊपर में कई बार अलग से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि आसियान रीजनल फोरम का क्या कार्य है तथा इसकी स्थापना कब की गई थी। 1994 में RPF, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। RPF की स्थापना सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बढ़ाने के लिए किया गया था। एशियन रीजनल फोरम, आसियान क्षेत्रीय मंच। जो आसियान क्षेत्रीय मंच है, इस मंच ने आसियान के सदस्य देशों के अलावा भी देश इसमें शामिल है। इस मंच में भारत, चीन, अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इसका हिस्सा है। इसमें कुल 27 देश शामिल है वर्तमान समय में। यह बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि वर्तमान समय में आसियान देश आज के समय में वैश्विक स्तर पे एक विकल्प के रूप में है और बहुत सारी महाशक्तियाँ, चीन, अमेरिका, भारत, जापान जैसी महाशक्तियाँ अपना बेहतर संबंध, बेहतर व्यापार आसियान देशों के साथ में बनाना चाह रहे हैं। इस वजह से ARF का स्थापना किया गया और इसमें अलग अलग सदस्य देशों को जोड़ा गया है, जो कि वो आसियान के देश नहीं है, आसियान से अलग देश को इनमें जोड़ा गया है, जिसकी कुल संख्या 27 है। आपको याद रखना चाहिए कि 10 जो संख्या है वो आसियान देशों की संख्या है। अब हम देखते हैं आसियान के विज़न के बारे में बात करते हैं। समय समय पे आसियान देशों ने अपना विज़न तय कर रखा है, जिसमें कि इनके 2 विज़न के बारे में बात करेंगे। आपके NCERT की पुस्तक में विज़न 2020 के बारे में बताया गया है, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको जो मैं बताऊं वो वर्तमान समय से रिलेट करके बताऊं। जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते हैं तो इसका जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो आपको हमेशा एग्ज़ाम में कोशिश करना चाहिए कि वर्तमान परिदृश्य के अकॉर्डिंग ही उस उत्तर को हम लिखें, जिससे कि आप एग्जामिनर को अच्छा इम्प्रेशन दे पाएंगे और वो आपको बेहतर मार्क्स दे सकते हैं। तो अभी हम इसमें आसियान 2020 और आसियान 2025 दोनों ही विज़न को देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं आसियान विज़न 2020 क्या है। वर्ष 1997 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान देशों
द्वारा इसकी घोषणा की गई। उद्देश्य इसका क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी एशिया को 2020 तक एक शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और लोगों से जुड़े हुए क्षेत्र के रूप में बदलना था। साथ ही साथ जब इसके कुछ और भी तत्व को हम देखते हैं विज़न 2020 के तहत क्या था, तो दक्षिण पूर्वी एशिया को शांति, स्वतंत्रता और निष्पक्षता का क्षेत्र बनाना है। सदस्य देशों के मध्य विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना है। आसियान फ्री ट्रेड एरिया को और मजबूत बनाना है। क्षेत्र को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। और साथ ही साथ जो इसमें तीसरा पॉइंट है, ये है सदस्य देशों के नागरिकों के मध्य साझा पहचान, आसियान आइडेंटिटी बनाना है। गरीबी एवं असमानता को कम करना है। यानी कि इन ग्लोबल वर्ल्ड में हमें एक तरफ जो है आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए आसियान फ्री ट्रेड एरिया को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना है, ताकि और अधिक से अधिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। और साथ ही साथ जो आसियान आइडेंटिटी की हमने बात की अभी कुछ ही देर पहले, इन चीज़ों को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और सर्वांगीण विकास की प्राप्ति के लिए गरीबी और असमानता को कम करना इनका विज़न 2020 का लक्ष्य था। अब हम देखते हैं आसियान विज़न 25 क्या है। इसका पूरा नाम आसियान कम्युनिटी विज़न 25 फॉरगिंग अहेड टुगेदर इसकी टुगेदर है। इसकी घोषणा 2015 में कुआलालंपुर मलेशिया में की गई थी। 2015 से 2025 तक की अवधि के लिए इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस विज़न 25 के 3 स्तंभ है। कोई देश किसी दूसरे देश के अंदर में दखल नहीं देगा, उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। आतंकवाद, सीमा विवाद और राजनीतिक अस्थिरता से मिलकर के निपटना इसका लक्ष्य तय किया गया था। एक साझा आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करना, जहां माल, सेवाएं, पूंजी और लोगों की आसानी से आवागमन हो सके। रोजगार के अवसर को अधिक से अधिक उत्पन्न करना। साथ ही साथ जो इसका तीसरा जो लक्ष्य स्तंभ था वो ये था, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण और संस्कृति में संस्कृति रूप से सहयोग, संस्कृति को मजबूत करने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना और सतत विकास पे जोर देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि विकास के साथ साथ हम किस प्रकार से सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि वर्तमान की पीढ़ी भी अभी वर्तमान समय के संसाधनों का समुचित रूप से प्रयोग कर सके और अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अब हम आसियान और यूरोपीय यूनियन के कुछ समानताओं के बारे में जानेंगे। ये आपके पुस्तक से थोड़ा हटके है, आपके पुस्तक में नहीं दिया गया है NCERT में, परंतु हम कोशिश करते हैं कि आपको मटेरियल अच्छा से अच्छा मिले और आप चीज़ों को कनेक्ट करके समझ पाओ। तो इसलिए आप ये अगर जानते हैं तो अवश्य आपके नॉलेज में और भी वृद्धि होता है। और एग्ज़ाम में अगर आप इन चीज़ों को लिखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के साथ में, तो आपका आंसर और भी अच्छा होता है, जिससे कि आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। तो कई बार आसियान और यूरोपीय यूनियन का तुलनात्मक अध्ययन भी पूछा जा सकता है और समानताएं भी पूछा जा सकता है। तो अभी हम यहाँ पे आसियान और यूरोपीय यूनियन के मध्य जो समानताएं हैं उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। क्षेत्रीय एकता, यूरोपीय यूनियन ने यूरोप को जोड़ा। क्षेत्रीय एकता के तहत यूरोपीय यूनियन ने क्या किया, तो यूरोप को जोड़ा था। और आसियान ने क्या किया, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को आपस में जोड़ा। यूरोपीय यूनियन में भी टोटल यूरोप के 27 देश है और आसियान में भी दक्षिण पूर्वी एशिया के कुल 10 देश हैं। ये सब आपस में एकत्र होकर के रह रहे हैं। तो इन्होंने इकट्ठे एक साथ मिल कर के विकास की ओर अग्रसर होकर के अपने समाज को और तरक्की के रास्ते पर ले आने का काम किया इन संगठनों ने। अब हम देखते हैं आर्थिक सहयोग के बारे में कि जिस प्रकार से EU के अंदर भी आर्थिक सहयोग जैसी विशेषताएं हैं, उसी प्रकार से आसियान के अंदर भी है। तो आर्थिक सहयोग के अंदर क्या है, व्यापार, निवेश, पूंजी और सेवा का मुक्त प्रवाह,
एक दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यूरोपीय यूनियन के देशों के मध्य भी इन चीज़ों का मुक्त प्रवाह होता है। और साथ ही साथ जैसे हमने 2008 के ग्रीस के बारे में हम पढ़ा था कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, तो अन्य यूरोपीय देशों द्वारा उसको फंड दिया गया था, यानी कि आर्थिक सहायता दिया गया था। ठीक उसी प्रकार से आसियान भी आर्थिक मामले में एक दूसरे देश को सहायता प्रदान करता है। जो इसकी तीसरी विशेषता है वो है सामूहिक विदेश नीति और सुरक्षा की नीति। इनकी जो विदेश नीति है, कई मुद्दों पे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनका एक जैसा नीति होता है, और सुरक्षा को लेकर के इन सभी देशों का एक जैसा नीति है, जिसके तहत ये आतंकवाद एवं आंतरिक सुरक्षा को लेकर के समग्र रूप से मिल कर के कार्य करते हैं। जो अन्य विशेषता है वो है संवाद और सहमति। ईयू में ज़्यादातर फैसले जो है मतदान के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आसियान देशों में ज़्यादातर फैसले जो हैं वो सर्वसम्मति से लिया जाता है। जो अन्य विसमानताएं हैं वो है सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग। इन दोनों संगठनों के मध्य में सामाजिक तौर पे भी और सांस्कृतिक तौर पे भी सहयोग है, तभी तो अलग अलग देश, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समाज होते हुए भी ये सभी देश एक संगठन के रूप में वर्तमान समय में विश्व पटल पे अपनी आर्थिक मिसाल पेश कर पा रहा है। अगर क्षेत्रीय शांति, साझा विकास और स्थिरता दो संगठन की मुख्य विशेषता है, इन दोनों संगठन की, जो इनके आधार के रूप में कार्य करता है। अब आगे के चैप्टर में हम भारत आसियान संबंध को पढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा आसियान को लेकर के अपनाया गया जो नीति है, जिसमें कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और लुक ईस्ट पॉलिसी है, इन दोनों पॉलिसी को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम चीन के बारे में भी कुछ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ और भी लोगों तक पहुंचाएं।